आज के शो में साबिक डीजी आईबी आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब तैनात। क्या 22 जुलाई को चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब मुंतखब हो पाएंगे? मुल्की अबतर माशी सूरत हाल गोमगू का शिकार। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। सवाल इस वक्त सब में बड़ा यही है कि सियासी जो दाव पेच है इसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। क्या जो इल्जामात की सियासत अपने उरूज पर पहुंच चुकी है इसका मंतकी अंजाम क्या होगा? नतीजा जो भी आना है 22 जुलाई यानी कल तक सामने आ जाना है। क्या चौधरी परवेज इलाही साहब मुंतखब हो पाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के वोटों से, या हमजा शहबाज की किस्मत चलेगी? या हमजा शहबाज और इस हवाले से क्या रियासती ताकत का इस्तेमाल होगा? क्या तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान असेंबली गैर हाजिर हो जाएंगे? ये बहुत से अहम सवालात हैं जो इस वक्त लोगों के जहनों में हैं, बहुत से अहम सवालात हैं जो जेर बहस हैं। इस हवाले से हमने देखा कल ही से इल्जामात की सियासत का आगाज हो चुका था। फवाद चौधरी साहब आए, उन्होंने आके कहा कि किस तरह 40 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए देकर उनके टर्की भेजा गया। क्या कहा था फवाद चौधरी साहब ने? लेट्स हियर दिस फर्स्ट। एक ऐसा शैतानी खेल पंजाब में शुरू किया गया है, एक ऐसा कभी और मकरूह फेल पंजाब में इन इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होने के लिए शुरू किया गया है कि जिसकी मजम्मत की कोई इंतहा ही नहीं। हमारे रहीम यार ख़ान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि MPAs को 40 करोड़ रुपए में जो है वो ख़रीदा जा रहा है। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया है। ये इल्जामात आसिफ जरदारी साहब को पर लगाए, इसका रद्द-ए-अमल भी पीपल्स पार्टी की तरफ से आ चुका है। लेकिन आज वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से इस जोड़ तोड़ की सियासत का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पे लगाया गया। उन्होंने कहानी 2018 से जब हुकूमत इनकी पंजाब में बन रही थी और खुद जहांगीर तरीन साहब ने कहा था कि किस तरह जहाज इस्तेमाल हुआ था, उसका हवाला भी दिया। क्या कहा जोड़ तोड़ की सियासत के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने, जरा उनकी ये क्लिपिंग सीखते हैं। जो बनी गाला में पटे पहनाने का जो है वो दौर चला था, तो वो जो है वो किसने उस वक्त जो है वो पैसे खर्च किए थे, किसका जहाज चला था? वो जिसका जहाज चला था वो तो अब जो है वो इस बात को तस्लीम भी करते हैं कि हाँ बंदे कम थे, तो फिर उसके बाद जो है वो हमने जो है वो जहाज़ भी चलाया और उसके साथ जो है बाकी माल भी चला और सारा कुछ चला। तो उस वक्त जब ये एक एक बंदे को पटा पहना रहा था तो इसे मालूम नहीं था कि ये बंदा किस तरह से आया है, क्या लेके आया है, किस तरह से जो है वो लाया गया है। सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में जो है वो जब जो है वो खड़े थे तो 64 थे, जब वोट पड़े तो वो 53 हुए। तो ये इसे मालूम नहीं था कि ये किस तरह से हुआ। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ नाम भी लिए, कुछ मिसालें भी दी जो MPAs थे नून लीग के, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बने, या किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग मुबैना तौर पर हुई। राना सनाउल्लाह साहब ने जो नाम लिए कुछ और उन्होंने हवाले दिए, वो क्या थे जरा ये सुनते हैं। ये अब फैसल न्याजी को जो इसने थोड़े दिन पहले पटा पहनाया, इसे पता नहीं कि फैसल न्याजी किस पार्टी के टिकट पे जो है वो इलेक्ट हुआ है। इसे ये मालूम नहीं है कि मियाँ जलील शरकपुरी साहब जो हैं वो किस पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुए हैं। मौलाना गयासुद्दीन किस पार्टी के जो है वो टिकट पे इलेक्ट हुए। यानी खुद ये आदमी जो है ये खुद जो है वो लोगों को ख़रीदता है, खुद इस किस्म के कामों में मुलव्वस होता है, और उसके बाद ये है कि वो चोर मचाए शोर के मिसदाक जो है वो ये शोर डालते रहते हैं। इससे मजीद बात करते हैं। मेरे साथ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एहतशाम साहब ये फरमाइएगा कि क्या इस सिलसिले में कोई पहले तो कोशिश हुई, हमने देखा कि और दोनों साइड से इल्ज़ामात आए, कुछ MPAs के बयानात भी आए, क्या भी आपको लगता है कोशिश कर रही है ये हुकूमती इत्तेहाद के वज़ीर आला पंजाब ना मुंतखब हो सकें चौधरी परवेज इलाही साहब? क्या ऐसी कोशिशें अभी भी हो रही हैं?
बहुत शुक्रिया सीफान। मेरे ख्याल में कोशिशें भरपूर हो रही हैं। अच्छा। और बड़े जोर जबरदस्ती के साथ हो रही हैं। और आप राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट देखें ना, कल का भी, उससे पहले तो उन्होंने कहा था ना कि 5 लोग इधर उधर हो गए, तो अब तो वो 50 लोगों की बात कर रहे हैं कि ये भी मुमकिन है कि 50 लोग जो है वो हो सकता है अपने आप को एब्सटेन कर लें वोट कास्ट करने से। तो अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो यकीनी तौर पे फिर परवेज इलाही साहब के लिए तो सीएम मुंतखब होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उस सूरत में ज़ाहिर ही बात है कि कुर्रा फिर हमजा शहबाज के नाम निकलेगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जितने भी इत्तेहादी हैं बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने गेम ये खेला है कि उन्होंने एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तो दे दिया इमरान खान को, पीटीआई को, लेकिन अब बाद की जो स्टेजेस हैं उसमें जो कुछ इमरान खान साहब खुद पहले करते चले आएंगे, मतलब कि जमहूरियत का असली स्पिरिट तो यही है ना सीफान के, जो जीत गया है आप अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं और उसको वेलकम करते हैं कि वो आके हुकूमत बनाए। इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद यही थी कि जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही थी तो बजाय इसके कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करके इनको इन्वाइट करते हैं हुकूमत बनाए जिस तरह से एक डेमोक्रेसी में होता है, उन्होंने आइन को तोड़ा अपनी हुकूमत के जाने को रोकने के लिए। तो वही अब स्ट्रैटेजी जो है वो इस वक्त की ये जितने भी इत्तेहादी हैं पीडीएम ये लोग कर रहे हैं। ये भी आइन तोड़ेंगे आपको लगता है कल के दिन, या कानून के खिलाफ जाएंगे, या फिर ये सिर्फ इखलाकी तौर पे गलत होगा जो कल होगा? दोनों चीजें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर तो देखे ना वो कुछ लोग जो है वो अपनी पार्टी मैंडेट के खिलाफ जाके वोट करते हैं तो वो तो आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। अब 63A की जो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस में दे दी है उसके मुताबिक, तो अगर तो ऐसा होता है तो वो गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ एब्सटेन का या रिजाइन ही कर देते, रिजाइन एब्सटेन भी नहीं कर सकते, वो भी गैर आइनी गैर कानूनी होगा। अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो वो एन आइनी और कानूनी तरीका है, बिकॉज उन्हें लगता है कि जी परवेज इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेस नहीं है, हम पीटीआई के मेंबरान हैं, एमपीएज है, और हम 10 सीटें वाले इत्तेहादी को बतौर वजीर आला क्यों तस्लीम करें, तो वो फिर एन आइनी तरीका होगा, कानूनी होगा। तो अब देखना ही है कि ये लोग क्या करते हैं। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान की सियासत इतनी साफ सुथरी तो है नहीं, काफी डर्टी पॉलिटिक्स होती चली आई है, माजी में भी, अभी हालिया तारीख में भी हमने देखी, और सुबह क्या होगा वो भी हमें कल पता चलेगा। नहीं, और एहसान साहब ये बताएं, क्योंकि यहाँ पर तहरीक इंसाफ मुसलसल ये दावा कर रही है, वो कह रही है हमारे 187 188 अरकान हैं, होटल में जमा हो चुके हैं, तो इसके बावजूद भी ये चांसेस आपको लगता है कि हैं मौजूद? देखिए वो दावा तो कर रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले जो पोजीशन थी होटल में मेंबरान की मौजूदगी की वो सिर्फ 90 के करीब थी, और उसके बाद अब ये दावा कर रहे हैं कि 180 190 होटल में मौजूद है। तो मेरे पास जो इतलात हैं कि वो नंबर्स उनके अभी तक वहां पे पूरे हुए नहीं है। देखें अगर 180 भी है तो इनका असल नंबर तो 188 है ना, अगर वो अपने मुंह से 180 कह रहे हैं तो असल नंबर तो 188 है और रिक्वायर्ड नंबर 186 है। तो शॉर्ट ऑफ 186 अगर वो 185 पे भी खड़े हैं तो क्लियर कट इलेक्शन तो वो कर नहीं सकते, उसमें परवेज इलाही साहब को जितवा नहीं सकते। अब मुझे लग रहा है जो हालात हैं, जो मामलात हैं, जितने मतलब कि आला ज़र्फी के साथ नून लीग ने और मरियम नवाज साहिबा ने शिकस्त को तस्लीम किया था ज़िमनी इंतखाब के जो नताइज थे, वो मुझे लगता ही है कि कोई प्लान था उन लोगों के ज़हन में, कोई प्लान बी था जिसको अब एग्जीक्यूट किया जाएगा। और जैसे इमरान खान साहब कहते थे ना कि मैं सरप्राइज दूंगा अदम एतमाद की तहरीक की वोटिंग वाले दिन, और वो फिर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की शक्ल में वो सरप्राइज मिला इन सबको। तो मुझे लगता है इस तरह का कोई सरप्राइज प्लान हुआ है इमरान खान साहब के लिए पीटीआई नहीं, और पीटीआई की तरफ से भी तो कोई प्लान होगा, क्योंकि हमने देखा है कि कल भी एक बयान सामने आया था, आज भी एक बयान सामने आया, नून लीग के एमपीएस कह रहे हैं कि हमें ऑफर हुई। एक इलियास साहब सामने आए चिन्योटी, उन्होंने कहा कि मुझे 10 करोड़ रुपए की ऑफर हुई है एमपी चिन्नौट से। आज भी एक वीडियो सामने, तो यहाँ से भी कहा गया शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, दीगर लोग एक्टिव हैं, तो यहाँ से भी तो तोड़ने की कोशिशें हो रही होंगी एहतशाम साहब? बिल्कुल हो रही हैं, और वो इलियास चन्योटी का बयान भी से आया। उसके अलावा वफाक की अगर मैं आपसे बात करूं पंजाब को छोड़कर, तो फवाद चौधरी का स्टेटमेंट है 2-3 दिन पहले का, जिसमें वो कह रहे हैं कि 15 के करीब MNAs हमारे साथ राब्ते में, और जब हम गए तो वो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, और ये हुकूमत वेंटिलेटर पर है जिसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे इख्तियार में है। तो जिन बातों पर ये तनकीद करते हैं वही हरबे ये इस्तेमाल भी करते हैं, और वही कोशिशें ये भी करते हैं। शेख रशीद साहब की ऑडियो भी आपको याद होगी थोड़े दिन पहले, और उन्होंने बाकायदा तौर पे एडमिट किया उस ऑडियो को, उसे हम मुबैना भी नहीं कहेंगे अब क्योंकि वो एडमिट कर चुके हैं। और दूसरी तरफ जो साहब थे गुलजमान, वो भी एडमिट कर चुके हैं, और उसमें भी खरीदो फरोख्त की बात हो रही है, शरकपुरी साहब को पेमेंट हो गई नहीं हो गई।
तो ये डर्टी पॉलिटिक्स दोनों तरफ प्रिवेल करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब एक नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो गए हैं कि मैं राह हक पे हूं और मैंने इस मुल्क की तकदीर बदलनी है, तब्दीली लानी है, रियासत मदीना की डायरेक्शन में जाना है। और लेकिन अरशद साहब ये बताएं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये मुमकिन है कि कल सूरत हाल क्या होती है, और आप ये भी कह रहे हैं कि नैरेटिव यानी एक तासुर इमरान खान साहब कायम कर चुके हैं, और हकीकत बात है वो कायम कर चुके हैं। उन्होंने वो गलत है या झूठ है सच है जो भी, खत का लेकर अमरीकी गुलामी और अपनी खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी और सब कुछ उन्होंने कह दिया और वो उनके वोटर्स मान भी रहे हैं। तो ये तासुर और कितना तकवीत मिल जाएगी अगर कल के दिन ये होता है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है और वोट्स यहाँ के वहां चले जाते हैं, और पहले ही वो कह चुके हैं ये इंपोर्टेड हुकूमत है, ये अपने केसेस खत्म करने वाली है, फेक खबरें चल रही हैं कि जहाज खड़े हुए हैं, लोग भाग जाएंगे पैसे लेके, उस पर ये खबर, ये हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए, तो इससे इखलाकी शिकस्त तो होगी नून लीग की, लेकिन वैसे तासुर के लिहाज से भी इमरान खान साहब को एक और कार्ड नहीं मिल जाएगा आगे, और इस सियासी तौर पर भी फायदा इनका हो जाएगा? ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इत्तेहादियों और पीडीएम को यही सोचना चाहिए कि इस वक्त इमरान खान के हक में एक मोमेंटम बना हुआ है अवाम की तरफ से। वो लोगों को कॉल देते हैं और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर इकट्ठे हो रहे हैं। वो देखें, इलेक्शन कमीशन ने वो बारिश की वजह से मुलतवी किया इलेक्शन, तो आज वहां पर वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कराची में, लिबर्टी चौक में। ये मतलब कि मैं हैरान होता हूँ कि ये हमाद अजहर के स्टैचर के, पीटीआई के रहनुमा की कॉल पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये इमरान खान की शख्सियत का सहर है जो इस वक्त चल रहा है। और अगर पीडीएम जो है वो ये करेगी जो कि आप फरमा रहे हैं कि करेगी कल से, वो या चांसेस हैं जिसके, तो यकीनी तौर पे इमरान खान को और मकबूलियत मिलेगी अवाम में, और वो ज्यादा मजबूत होकर, ज्यादा ताकत के साथ, अवामी ताकत के साथ सामने आएंगे, और इस हुकूमत की एक्सेप्टेबिलिटी इन द आईज ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान मुतासर हो। सही। और ये कह सकते हैं कि एहतशाम साहब के जो जिद है इमरान खान साहब की फौरी इंतखाबात, जो जिद है उनकी इलेक्शन कमीशन को लेकर, उनकी खत को लेकर, साजिश को लेकर, इस जिद का रद्दअमल भी ये हुकूमत जिद के तौर पर ही ले रही है, और बतौर जिद, क्योंकि इससे पहले खबर आई थी कि शायद उनके, जब उन्होंने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया था, शहबाज शरीफ साहब मुस्ताफी होने का शायद फैसला कर चुके थे, लेकिन क्योंकि लॉन्ग मार्च अनाउंस हुआ था तो उन्होंने उस वक्त डटकर मुकाबला करने का फैसला किया, और ये भी इस वक्त जिद का मुकाबला जिद से ही हो रहा है इस वक्त इस सूरत हाल में, जिससे मईशत को भी नुकसान हो रहा है, मुल्क को भी नुकसान हो रहा है। कुछ जिद भी है और कुछ मजबूरियां भी हैं, मुझे लगता है। अच्छा। क्योंकि मजबूरी अब ये है, जिद 100% मैं अब इस मौके पर इस वजह से नहीं कहूंगा क्योंकि जितना गैर मकबूल होना था हो चुके। आप देखें डॉलर किधर चला गया, इकोनॉमी का भट्टा मजीद बैठ गया, पेट्रोल, बिजली, डीजल की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हुआ है, महंगाई की शरह में जिस तरह से इजाफा हुआ है, स्टॉक मार्केट में जिस तरह से मंदी हुई है, वो इमरान खान की 3.5 साल परफॉर्मेंस का सारा मलबा तो इन लोगों ने 3 महीनों में अपने कंधों पर ले लिया अवाम की नजरों में। अब उन्होंने कहा जब यहाँ तक हो ही गया है तो अब हम अपना कम से कम टेन्योर तो पूरा करें, और फिर इस्टेब्लिशमेंट की जो सपोर्ट इन लोगों को अभी है, मे बी वो जो एक पेज है किसी तरह वो चाहते हैं कि बरकरार रहे, और कम से कम इस्टेब्लिशमेंट जब तक चाहती है तब तक तो इस हुकूमत को चलाए, और यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नवंबर तक तो ये चले। तो वो अब इन्हें सोचना चाहिए कि सियासी तौर पे इनको क्या फायदे क्या नुकसान है, तो उनको जो समझ आ रहा है वो वही कर रहे हैं। लेकिन कल आपने साद रफीक साहब का लहजा या टोन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, आपको नहीं लगा कि कहीं ये शिकवा सा भी आने लगा है कि हमने अपनी सियासी तौर पे इतना नुकसान उठाया, रियासत को दिवाले से बचाने के लिए अहम फैसले किए माशी, जिसका हमें सियासी नुकसान हुआ, लेकिन हमें उस तरह नहीं सराहा गया मुक़्तदर हलकों की तरफ से जिस तरह, क्योंकि वो बार बार इशारे कर रहे थे कि इमरान खान कुछ भी करे, कुछ भी कहे, उसे कोई नहीं रोक रहा, वो रेड लाइंस क्रॉस करे कोई नहीं रोक रहा, हम पर केस ही बनते हैं, हम पर तौहीन अदालत भी लगती है, हम पर नैब के केसेस ही बनते हैं। तो ये शिकवा भी हुक्मरान इत्तेहाद में नजर आने लगा है आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल नजर आने लगा, बट देन दे हैव टू डिसाइड कि वो चाहते क्या हैं। क्या वो ये चाहते हैं कि कोई रूल्स ऑफ द गेम ना हो, जो कि नहीं है पाकिस्तान में? अगर तो वो ये चाहते हैं तो फिर वो किस जबान से गिला करते हैं कि जी हमारे खिलाफ देखें केसेस बनाए गए, ये बनाए गए, झूठे मुकदमात बनाए गए, एहतसाब नहीं, इंतकाम हुआ है, तौहीन अदालत भी लगी है, हमें हरासा भी किया गया। तो अगर तो वो सब गलत था तो फिर आज आप कैसे कहते हैं कि वही कुछ इमरान खान के साथ किया जाए? तो मेरा ख्याल है कि उनको अपना माइंड मेकअप करना चाहिए कि वो डेमोक्रेट्स हैं या फिर वो इस तरह से कोई हाइब्रिड रजीम जिन बुनियादों पे इमरान खान पे तनकीद करते थे कि एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर फाशिस्ट हुकूमत है, तो अब वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर फाशिस्ट हुकूमत बनना चाहते हैं। और अगर उस हद तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं जाती है, जो कि नहीं जा पा रही है, मुझे लगता है क्योंकि इमरान खान की बड़ी मैसिव सपोर्ट है पब्लिक में,
तो फिर आप गिला करें एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो आप अपने फिर जाती सियासी फायदे के लिए, मुखालफिन को दबाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, फिर आप में और उनमें कोई फर्क तो नहीं है। सही, यही बात हम इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, आपने वक्त दिया और इस पर अपनी माहिराना राय और पेश किया। सूरत हाल क्या होगी कल पंजाब में, इस पर नाज़रीन गुफ्तगू हुई कि क्या वाकई में कोशिश होगी, और कोशिश होगी तो उसकी इम्प्लीकेशन सियासी तौर पर क्या होंगी। पाकिस्तान की मईशत जिस तरह गुमगु का शिकार है, माशी बहरान है, इस पर गुफ्तगू भी होगी। लेकिन एक और अहम खबर जो आज आई वो चेयरमैन नैब की तैनाती है। इस तैनाती को मुख्तलिफ हल्के किस तरह देखते हैं, कौन है आफ्ताब सुल्तान साहब, इस पर तफसीलन आपके सामने गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में एक और अहम खबर के साथ आपके सामने आए हैं। नए चेयरमैन नैब की तैनाती बिल आखिर हो चुकी है। 3 साल के लिए आफ्ताब सुल्तान साहब जो कि फॉर्मर डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, उनको तैनात किया गया है। आफ्ताब सुल्तान साहब कौन है, एक ब्रीफ अहवाल उनके कैरियर का आपके सामने रखते हैं। आफ्ताब सुल्तान साहब पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 22 के अफसर रह चुके हैं। इससे पहले कई अहम ओहदों पर आप तैनात रह चुके हैं। जिस तरह मैंने कहा कि ग्रेड 22 पर तैनात रहे, साबिक आईजी पंजाब समेत दीगर ओहदों में भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। साल 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी ने आफ्ताब सुल्तान को DGIB तैनात किया था। फिर साल 2013 के आम इंतखाबात के मौके पर, उसके बाद राजा परेश साहब ने उन्हें हटा दिया था। फिर 2013 के आम इंतखाबात के मौके पर आफ्ताब सुल्तान IG पंजाब पुलिस थे। और 2014 के धरने में इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, साबिक वजीर आजम हैं, उन्होंने अपनी तकरीरों में बाकायदा आफ्ताब सुल्तान का नाम लेकर उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया था। मेरे साथ इमरान शफीक साहब, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब प्रोग्राम में मौजूद हैं। इमरान साहब, इस तैनाती को आप किस तरह देखते हैं, बिलखुसूस क्योंकि आप तनकीद और क्रिटिक रहे हैं नैब की कारकर्दगी और नैब के काम के, खासतौर पर नए नैब ऑर्डिनेंस की तनाजुर में आफ्ताब सुल्तान की तैनाती आपकी नजर में किस तरह देखी जा रही है? ज़िफान साहब, आपको एक जो पिछले चेयरमैन नैब रहे जावेद इकबाल साहब, उनके बाद अब चेयरमैन नैब कोई भी शख्स आता तो बहरहाल उसकी तैनाती को बुरा ना समझा जाता। यानी उन्होंने चेयरमैन नैब होते हुए नैब की चेयरमैन के क्राइटेरिया जो था, जो उससे जो तवक्कुआत होती हैं, वो उसको इस हद तक तनज़ुली तक पहुंचा दिया था कि अब आप पाकिस्तान में किसी भी शख्स को अगर आप चेयरमैन नैब तैनात करते तो वो बहरहाल मेरे ख्याल में अपनी क्रेडिबिलिटी के एतबार से, अपनी इंटेग्रिटी के एतबार से, अपनी कॉम्पिटेंस के एतबार से वो उनसे ही होता और ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ ज्यादा अच्छे अंदाज में काम करता। इस चेयरमैन नैब जो भी तैनात की गई है, इसमें 3 बुनियादी चीजें हैं जो मैं देख रहा हूं, वो अहमियत की हामिल हैं। नंबर 1 तो यह है कि आफ्ताब सुल्तान साहब को एक जमहूरी अमल के नतीजे में चेयरमैन नैब लगाया है। यानी जो कानून ने जो तरीकाकार तय किया है, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन का रोल है, और एक अपोजिशन लीडर और जो वज़ीर आज़म है, लीडर ऑफ द हाउस, उसके कंसेंसस के जरिए फिर वफाकी काबीना की मंजूरी के साथ जो कानून का एक तरीकाकार है, और जो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने इस कानून की, इस चेयरमैन नैब की तैनाती के इस तरीकाकार को पिछले अदवार में खुद तय किया गया था कि इस अंदाज में चेयरमैन नैब का तैनाती हुआ करेगी। और जावेद इकबाल साहब भी इसी प्रोसेस के तहत चेयरमैन नैब बने थे, और आज जो आफ्ताब साहब बने हैं वो भी इसी जमहूरी पार्लिमानी तरीकाकार के तहत जो है वो चेयरमैन नैब की तैनाती उनका हो रही है। नंबर 1। दूसरी बात इसमें जो अहमियत की हामिल है वो ये है कि आप एक बात जरूर देखिएगा कि पाकिस्तान में जब जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब थे तो आपको इमरान खान साहब ने उनको 2 दफा एक्सटेंशन दी थी। 2 ऑर्डिनेंस के जरिए एक्सटेंशन फर्द वाहिद के लिए वो ऑर्डिनेंस लाए गए, और उनको एक दफा 4 महीने के लिए, फिर दोबारा 4 माह के लिए चेयरमैन नैब लगाया गया। और मजे की बात है कि चेयरमैन नैब पर जावेद इकबाल साहब पर जिस किस्म के इल्जाम थे और उनकी शख्सियत जितनी मुतनाज़ थी, उस मुतनाज़ा शख्सियत को अगर इमरान खान साहब 2 ऑर्डिनेंस के जरिए अपोजिशन जो है वो उस वक्त के हुक्मरान जो है वो उनको तैनाती देते रहे उनकी, तो मेरा ख्याल है अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक जमहूरी अमल के नतीजे में अगर कोई शख्स चेयरमैन नैब के ओहदे पर आया है और उसके किरदार पर और उसकी शख्सियत, उसके माजी पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं है जिस तरह के चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब पर थे, तो मेरा ख्याल है उन पर तनकीद करना न सिर्फ जो इस वक्त इमरान खान साहब जो उनकी पार्टी है उनके लिए मुश्किल होगा, बल्कि
उस अरसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई सू मोटो नोटिस नहीं दिया उनकी तैनाती पर। पाकिस्तान की आला अदलिया ने भी इस पर किसी किस्म का कोई जावेद इकबाल साहब के हवाले से किसी किस्म का तमाम उनके जो तनाज़ात आते रहे उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और उनको किसी तरफ से भी बरतरफ नहीं किया गया। बल्कि ये सदर पाकिस्तान, जिनके पास अभी समरी जाएगी, सदर पाकिस्तान ने 2 दफा इनकी तौसीक की मंजूरी दी है चेयरमैन नैब की, तो इस जो जावेद इकबाल साहब थे, तो मेरा ख्याल है ये भी अब किसी शख्स पर ऐसा एतराज करने की पोजीशन में नहीं होंगे कि जब जो शख्स जावेद इकबाल साहब की मंजूरी देता रहा है वो अब इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो आफ्ताब सुल्तान साहब जैसे शख्सियत के हवाले से उंगली उठा। एग्जैक्टली। और तीसरा नुक्ता, और तीसरा नुक्ता यह है कि बहरहाल आफ्ताब सुल्तान साहब, मैंने देखा है जो चेयरमैन नैब के ओहदों पर मुख्तलिफ लोग रहे हैं, उस पे जो ब्यूरोक्रेसी के आला रिटायर्ड अफसरान होते हैं और ये पुलिस में रहे हैं, ये नैब में पहली तैनाती होगी जो एक ऐसे अफसर की होगी जो बुनियादी तौर पर तफ्तीश की बारीकियों से और आला सतह तक तफ्तीश कारी के जो तमाम असूल और ज़वाबित हैं उससे आगाह रहा है और उसने बड़े पैमाने पर ये काम कर रखे हैं। ये एस चेयरमैन नैब के ओहदे पर पहले अरसे में ये नजर आता रहा है कि ऐसे शख्स की बहुत इमरान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका शुक्रिया अदा करूंगा इस अहम तरीन खबर पे आपने अपना तज़किया दिया और 3 अहम नुकात बयान किए। आफ्ताब सुल्तान साहब अपॉइंट हो चुके हैं चेयरमैन नैब। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स ने आज डॉलर को फिक्स करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी मईशत जिधर जा रही है उसकी सिमत क्या है, बहुत सवालात उठ रहे हैं। आज बिजनेस कम्युनिटी सर जोड़कर बैठी है, इस पर गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मुख्तलिफ चेंबर्स की तरफ से मुतालबा हुआ 48 घंटे के अंदर गवर्नर स्टेट बैंक तैनात हुआ। मुतालबा हुआ FPCCI की तरफ से कि 15 दिन के लिए डॉलर को फिक्स कर दिया जाए। इसको नेशनल सिक्योरिटी का मसला करार दिया गया। आज तकरीबन 60 के करीब अद्वियात कहा गया कि किल्लत उनकी आ चुकी है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हैं, इस वजह से क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ चुकी है डिवैल्यूएशन की वजह से। आबिद सुलेरी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के। आप कहते हैं सुलेरी साहब, ये जो मुतालबात आ रहे हैं इंडस्ट्री की तरफ से, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या निशानदेही कर रहे हैं कि दवाएं कम हो गई हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, फेडरेशन कह रहा है कि आप डॉलर को फिक्स कर दें। अभी कुछ देर कबल मोबाइल फ़ोन और गाड़ियों वाले उनके मैसेजेस आ रहे थे, वो कह रहे थे कि हम इस वक्त रेट्स रोज़ बढ़ रहे हैं, हम नहीं आगे बता सकते कि क्या रेट्स होंगे। क्या इन्वायरमेंट हो गया है ये, आप किस तरह देख रहे हैं इसको सुलेरी साहब? जी, यकीनन इस वक्त हालात को बहुत खुशगवार नहीं है। अब वन कैन से कि वो जो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वी आर फ्लर्टिंग विद डिफॉल्ट, लेकिन खुदा न खास्ता अभी हालात जो हैं वो इतने बिगड़े नहीं हैं। अभी भी कुछ सैनिटी प्रिवेल करे तो चीज़ें जो है वो कंट्रोल में लाई जा सकती हैं। और हमने देखा कि स्टेट बैंक ने कुछ मेजर्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल जो एक्सपोर्ट की प्रोसीडिंग्स है 6 माह की बजाय उन्होंने 4 माह कर दिया है कि 4 माह में वापस लेके आए। एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि अगर वो फॉरवर्ड सेलिंग करना चाहें अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड वो कर सकते हैं। मनी चेंजर्स को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि वो अपने डॉलर्स जो हैं वो ओपन मार्केट में लेके आएँ। तो इस तरह के कुछ मेजर्स जो है वो लिए जा रहे हैं। नॉन एसेंशियल जो इंपोर्ट्स की जो LC है उसके लिए 100% कैश मार्जिन अब लाजमी करार दे दिया गया, गो कि उसका इम्पैक्ट जो है वो डॉलर पे आ रहा होगा। चीज़ ये है कि जो FPCCI के मुतालबात या पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और बहुत से जो बिजनेसमैन मुतालबात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन डॉलर की कीमत को पैक नहीं किया जा सकता। उसको पैक करने के लिए स्टेट बैंक के पास अपने रिजर्व्स होना ज़रूरी है। अगर हम आज श्रीलंका को देखते हैं और वहाँ से एक लेसन लेते हैं तो श्रीलंका के अवाम के पास श्रीलंकन रुपीज़ की कमी नहीं आई। आप ये नहीं कह सकते कि श्रीलंकन अवाम जो है वो गरीब हो गए। उनका जो सेंट्रल बैंक है वहाँ पे डॉलर्स ख़त्म हो गए और डॉलर्स इस हद तक ख़त्म हो गए कि उनके पास एसेंशियल इंपोर्ट्स एनर्जी और मेडिसिन और फूड उसके लिए भी डॉलर्स जो थे वो नहीं रहे। तो अब जो स्टेट बैंक के पास 5 हफ्ते का जो रिजर्व्स हैं 5-6 हफ्ते के, अगर वो उसको रुपये को स्टेबलाइज करने में लगा दे, अपने डॉलर सेल करना शुरू कर दे ओपन मार्केट में, तो रुपये की कीमत तो मुस्तहकम हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि आप जिस चीज़ से डर रहे हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ एडवांस हो जाएगी। तो इस वक्त हुकूमत को नॉन पॉपुलर मेजर्स जो है वो लेना होंगे, प्रायर एक्शंस पूरे करना होंगे ताकि समर वेकेशन जो कि अगस्त के पहले 2 हफ्ते हैं उसके फ़ौरन बाद IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाया जा सके और वहाँ पे जाके आप अपना लेटर ऑफ कंफर्ट लें, क्रेडिट रेटिंग जो है उसको बेहतर बनाएं। एक जो खुशखबरी है वो ये है कि
आपकी जो बॉन्ड की यील्ड थी थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट आई। अच्छा। जो सितंबर 24 में बॉन्ड्स आपके मैच्योर हो रहे हैं उसके कोई 2.5% के करीब हमने देखा, वो 50% पे चला गया था, वो 40% पे उसका आगे है जो इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है जो उसका। इसी तरीके से जो 2025 में बॉन्ड की मैच्योरिटी थी उसमें कुछ 3.5% जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है पिछले कल के रेट्स की निस्बत। तो इस वक्त पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक में होगा ये कि जिसके पास जितनी फॉरेन करेंसी है वो निकलवाने की कोशिश करेगा, जिसके पास जितने रुपए पड़े हैं वो फॉरेन करेंसी खरीदने की कोशिश करेगा, और एक होर्डिंग का सिलसिला, जो पैनिक बाइंग और होर्डिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो कि रुपए पे मजीद। और आप जी पैनिक ना करें, और आप कह रहे हैं कि सैनिटी प्रिवेल करे तो हम अभी भी बच सकते हैं और सूरत हाल इतनी शायद ख़राब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सोई साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना इस हवाले से पेश किया। आज FPCCI की तरफ से मुतालबा हुआ, डॉलर आज फिर बढ़ा, नई तारीख, नया रिकॉर्ड, रोज ब्रेक हो रहे हैं। इस सूरत हाल पे गुफ्तगू करिए और इसके असरात आना शुरू हो गए इंडस्ट्री के ऊपर। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे आप दे सकते हैं, आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।